नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बजट 2021-22। तो बजट 2021-22 के आंकड़ों को हम लोग देखें उसके पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस आज की क्लास में बजट को हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। तो ये जो बजट 2021-22 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग दो हिस्से में कवर करेंगे। एक तो जो बजट है उसका स्टैटिक पोर्शन, माने बजट पढ़ने से पहले कौन सी आधारभूत बातें हैं जिसका ज्ञान हम लोगों को होना जरूरी है, ठीक, जहां से सवाल आते ही हैं। उसके अलावा करंट पोर्शन जो लेटेस्ट अपडेट है, माने 2021-22 बजट आंकड़े और क्या फिस्कल डेफिसिट रहा, राजकोषीय घाटा रहा, कितना बड़ा बजट है, किस सेक्टर को क्या अलॉटमेंट है, कौन सी सरकार की नई स्कीमें हैं और हमारे इस पूरे बजट का थीम क्या रहा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं स्टैटिक पोर्शन। तो जल्दी से आप सब तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के, और जो भी जरूरी बातें हैं उसे आप अपने नोट्स में अपडेट करते रहेंगे, उतारते रहेंगे, जिससे आप एक बेहतर नोट्स प्रिपेयर कर सकें और आपको एग्जाम में आसानी हो सके और अपने प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकें। तो फटाफट जल्दी से सब लोग आ जाइए, सब लोग फटाफट जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड। और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, कम से कम सभी लोग अपने खास मित्र को शेयर जरूर करेंगे, जिससे आपके अपने इस चैनल का जो एम है कि सबकी पहुंच बने, गुणवत्तापरक शिक्षा तक सबकी पहुंच बने, तो सबकी पहुंच हो सके और दूर तक रीच हो सके, इसलिए जल्दी से शेयर करिए। हम लोग चलते हैं आगे। स्टैटिक पोर्शन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई बजट कहें किसको। तो मित्रों याद रहे, ये जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किससे? फ्रेंच शब्द बूजे से। किससे? फ्रेंच शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजे से, जहां बूजे का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। दरअसल सबसे पहले इंग्लैंड में रॉबर्ट वालपोल ने अपने देश का पार्लियामेंट में बजट लेखा जोखा, साल भर का लेखा जोखा जब पहली बार प्रस्तुत कर रहे थे, तो वो जो लेखा जोखा था, जो दस्तावेज था, उसको एक चमड़े के बैग में लेकर के आए, जिसे बूजे कहा गया, और बूजे से क्या बना? बजट, ठीक। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बूजे से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। दरअसल एक परंपरा सी रही है कि बजट जनरली देश का वित्त मंत्री जब सदन में लेकर के आता है तो वो बजट डॉक्यूमेंट को एक चमड़े के थैले में रख करके ले आता था, ठीक। तो इसीलिए इसे बजट, तो बजट शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। तो इसे आप अपने नोट्स में अपडेट करेंगे कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। चलिए, ये जो बजट है वो है क्या आखिरकार? बजट जो है वो हमारे देश का, और किसी भी देश में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे देश का वर्ष भर का आय व्यय का लेखा होता है। आय और व्यय का लेखा होता है, ठीक, अकाउंट होता है। माने ये ब्यौरा है किसका? कि आने वाले वित्तीय वर्ष में देश कहां कहां से रिसोर्सेज, कहां कहां से इनकम करेगा, आय करेगा, और उसे कहां खर्च किया जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होता है? दस्तावेज है, जिसमें वर्ष भर के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश कितना इनकम करेगा और कहां व्यय करेगा, ठीक। तो आय व्यय का ये ब्यौरा होता है बजट। ये जो बजट है, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले बजट की शुरुआत कहां से और किसने की, तो याद रहे भारत में जेम्स विल्सन को, किसको? भारत में जेम्स विल्सन को क्या माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का प्रणेता माना जाता है।
दरअसल यहीं से बजट की शुरुआत होती है। तो भारत में बजट प्रणाली का प्रवर्तक, प्रणेता, शुरुआत करने वाला कौन है? जेम्स विल्सन। लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के जमाने में 18 फरवरी 1860 को 18 फरवरी 1860 को उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। तो उनके काल में जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को क्या माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का शुरुआतकर्ता या प्रणेता या प्रवर्तक। ठीक, तो इसे भी आप नोट करेंगे कि भारत में जेम्स विल्सन को क्या श्रेय जाता है? बजट प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की थी। देश का सबसे पहले लेखा जोखा 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया था और उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत में स्वतंत्रता के ठीक बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था और वो प्रस्तुत कर रहे थे हमारे पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को हमारे पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इसे नोट डाउन करेंगे। ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो हो चुका है, ये कोई करंट नहीं है, तो नोट करेंगे आप जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत गणतंत्र कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आप सब जल्दी से आंसर देंगे कि भारत गणतंत्र कब हुआ। जल्दी से आप बताएंगे कि गणतंत्र भारत का उदय कब हुआ। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आपको बताना है कि भारत गणतंत्र कब हुआ। जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया, बेहतर आंसर आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। भारत के संविधान लागू होने से भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया और वहां से भारत एक गणतंत्र देश होता है। तो भारत गणतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 को। अगर बात किया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर होगा जॉन मथाई। क्या होगा? जॉन मथाई। तो याद रखिएगा, जॉन मथाई। तो हमें याद रखना है जेम्स विल्सन, आर के शनमुखम चेट्टी और जॉन मथाई। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत जेम्स विल्सन से होती है। आजाद भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक, तो इसे जल्दी से आप नोट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए बजट की, तो देखिए बजट हम लोग पढ़ें, इसके लिए जरूरी है कि भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद हमें पता हों। भारत के संविधान के कुछ प्रावधान जो कुछ अनुच्छेदों में दिए गए हैं, उसे पता रहना हमें जरूरी है। तो जो भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं, जिसे हमें याद ही रखना होता है और हमें पता हो कि इन अनुच्छेदों में क्या है, तो उससे हमें जानकारी हो पाती है कि आखिरकार बजट की आवश्यकता क्यों है और क्या परंपरा है, कब प्रस्तुत किया जाता है और बजट सत्र के पहले ही हम क्यों प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक, तो उसमें 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 112। तो कौन कौन से अनुच्छेद? भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद। ठीक, आपको हमेशा याद रहेंगे।
अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 112। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 112 की। तो ये जो केंद्र सरकार केंद्रीय बजट लाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाती है, किस अनुच्छेद में बजट संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 112 में। बजट संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 112 में है, अर्थात केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। लेकिन मित्रों याद रहे, क्या भारत के संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। भारत के संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है, बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सवाल है कि बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है तो इसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त है? बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है, बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण क्या प्रयुक्त किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट के बारे में वहीं पर प्रावधान है, और बजट शब्द हमारे संविधान में प्रयुक्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रस्तुत है। बात करें अनुच्छेद 265 की, तो अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती। तो पहले कानून होगा तब टैक्स लागू होगा। अनुच्छेद 266 कहता है कि संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई धन खर्च नहीं कर सकती। तो देखिए, सरकार के आर्थिक अधिकारों पर संसदीय नियंत्रण, सरकार के बजट एक तरह से क्या है, बजट की व्यवस्था क्या है, अनुच्छेद 266, 265, अनुच्छेद 112 ये क्या प्रावधान करते हैं? सरकार की आर्थिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं, अनकंट्रोल्ड न हो जाए, मनमाना न हो जाए। ठीक, तो संसद की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती है। तो हमारा वित्तीय सत्र शुरू हो उसके पहले ही जरूरी है कि क्या करें, हम संसद से अनुमोदन प्राप्त कर लें। और अगर कोई नए नए वित्तीय सत्र में कोई अगर टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स में वृद्धि करना चाहते हैं, कोई उपकर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? संसदीय अनुमोदन जरूरी है। तो बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता और संसद की अनुमति के बिना सरकार धन खर्च नहीं कर सकती है। तो पहले क्या चाहिए? संसद का प्री अप्रूवल चाहिए। तो वित्तीय सत्र शुरू हो उसके ठीक पहले साल भर का लेखा जोखा सदन में प्रस्तुत करके पारित करा लिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान है, लेकिन बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है। ठीक, तो ये 3 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान है, किस प्रकार से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की आर्थिक आजादी पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर उसके मनमानेपन को रोकने के लिए संसदीय नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगर बात करें कि बजट की प्रिपरेशन की, तो याद रहे बजट की जो तैयारी होती है वो नवंबर माह में शुरू हो जाती है। कब से शुरू हो जाती है? नवंबर माह में। प्रतिवर्ष नवंबर माह से बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक, तो बजट की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? नवंबर महीने से शुरू हो जाती है। अगर बात किया जाए कि देश में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो इसका उत्तर होगा वित्त मंत्री। ठीक, तो देश में ये बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि भारत का वित्तीय वर्ष
हमारे देश का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है और हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो ये दो प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से करेंगे कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है और आपको बताना है कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है। तो आप बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, आप सब बहुत बेहतर उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से और बेहतर एफर्ट, बहुत बढ़िया, जल्दी से सब लोग, और नोट भी करते रहें जिससे नोट्स आपका मेंटेन हो जाए, जिससे एग्जाम में आपको दोबारा तकलीफ न उठानी पड़े। और ऐसे स्टैटिक बातें जानना जरूरी है, तभी हम बजट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, और हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। इसी कारण हमारे फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में हमेशा देखो 2 साल लिखा जाता है। हमारे वित्तीय वर्ष में हमेशा 2 साल लिखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 और 2022 इस वित्तीय वर्ष का क्या बजट। देखिए 2021 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, जो अगले साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो अब इस 1 साल को बताने में हमको दोनों साल लेना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए हमेशा हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर में 2 साल लिखते हैं, 2021-22, और हम लोग पढ़ रहे हैं बजट 2021-22। बजट 2021-22 के करंट पोर्शन को देखें, उसके पहले हम लोग कवर कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन, ठीक। और हम लोग बजट को पढ़ेंगे इकोनॉमी को समझते हुए, इकोनॉमिक्स को समझते हुए पढ़ना है। अपने एग्जाम में रेलेवेंट प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। हमारे चैनल का एम है कि हर व्यक्ति तक, हर स्टूडेंट्स तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच। यह मुहिम तब सफल होगी जब आप इसमें मदद करेंगे, और आपको करना है शेयर। तो जल्दी से फटाफट कर दीजिए शेयर, फिर बढ़ते हैं आगे। फटाफट कर दीजिए शेयर। और हमारे इस चैनल में एक खास यूनिकनेस है, और वो यूनिकनेस है कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो पर आधारित MCQs दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, और उस प्रैक्टिस सेट में आप तुरंत क्या कर सकते हैं, अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं, अपने टेस्ट दे करके अपने स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि अगर आपने पढ़ा समझा तो कैसा पढ़ा, ठीक। तो आपको हम रेकमेंड करेंगे, आपको हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार देखें जरूर, ठीक। किस प्रकार से एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन के पूछे जाने वाले सभी सिलेबस को कवर किया है बड़ी आसान तरीके से, और सभी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि एक भी रत्ती मात्र भी फालतू बातें, फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, सब आपके काम के हैं। तो आप देखेंगे और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जो बजट दस्तावेज होता है किसी भी देश का, बजट जो दस्तावेज होता है उसमें एक साथ बजट दस्तावेज जो होता है उसमें एक साथ 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक तो क्या होता है, जब बजट आ रहा है 2021-22 का, मान लीजिए, तो हम लोग हैं इसके ठीक पहले वाले बजट सत्र में, और इस समय ये भावी आने वाला है। लेकिन करंट वित्तीय वर्ष कौन सा है, 2020-21। हम फरवरी 2021 में किस बजट सत्र में है, 2020-21 बजट सत्र में, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021 1 अप्रैल से शुरू होगा और ये फरवरी में है, और अभी ये भी पूरा नहीं हुआ है जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था। अगर फरवरी 2021 में जब ये बजट आया तो कंप्लीट ईयर की बात करें तो वो कंप्लीट जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 है।
तो देखो ये 2000 जब हम फरवरी 2021 में आने वाले वित्तीय सत्र 2021-22 का क्या कर रहे थे, बजट दे रहे थे, तो कंप्लीट ईयर था 2019-22। तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, बीता वित्तीय वर्ष है, ये चालू वित्तीय वर्ष है उसी समय, और ये आने वाला अर्थात भावी वित्तीय वर्ष है। तो देखिए एक साथ बजट दस्तावेज में 3 आंकड़े होते हैं। जो बीता कंप्लीट पूर्ण वित्तीय वर्ष है उसका पूर्ण आंकड़ा, माने उसका फाइनल आंकड़ा आ चुका होता है, उसका अंतिम आंकड़ा, क्योंकि अब तो वो पूर्ण हो चुका है, उसका अंतिम आंकड़ा। ठीक, अगर बात करें कि इस समय चालू वर्ष, तो चालू वर्ष के अनुमान थे, अब चालू वित्तीय वर्ष के क्या होंगे, चालू वित्तीय वर्ष में अगर कोई संशोधन हुआ है तो संशोधित आंकड़े, और भावी वित्तीय वर्ष का, आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आंकड़ा, भावी का अनुमानित आंकड़ा। तो देखिए बजट दस्तावेज में एक साथ 3 साल के क्या होते हैं, 3 साल के आंकड़े होते हैं। पूर्ण वित्तीय वर्ष, बीते वित्तीय वर्ष का अंतिम आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा होता है। चालू वित्तीय वर्ष का संशोधित आंकड़ा होता है, जो संशोधन हुए होते हैं, और भावी वित्तीय वर्ष का अनुमानित आंकड़ा होता है। ठीक, जब हम बजट 2021-22 हम पढ़ रहे हैं तो इस समय 2019-22 बीते कंप्लीट वित्तीय वर्ष का हमारे पास अंतिम आंकड़ा है। 2020-21 जो चालू वित्तीय वर्ष है उसका संशोधित आंकड़ा है, और भावी का अनुमानित आंकड़ा। तो हमेशा जो बजट होता है वो अनुमान होता है, तो बजट अनुमान होता है। ठीक, वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जनरली जो परंपरा रही है वो क्या रही है, देश में परंपरा रही है कि फरवरी महीने में इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले तो फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार ने इस परंपरा को बदलते हुए क्या कर दिया है, फरवरी महीने के पहले दिन अर्थात 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया। तो अगर बात करें 2021-22 के बजट की, तो यह बजट कब प्रस्तुत किया गया, वर्तमान बजट 1 फरवरी 2021 को, 1 फरवरी 2021 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। तो ये सबसे पहले लोकसभा से ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो ये जो श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। ठीक, और इन्होंने अपना तीसरा बजट, कौन सा, तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। ठीक, तो इनका तीसरा बजट था, प्रस्तुत किया है। तो याद रहे 1 फरवरी 2021 को। बजट के ठीक एक दिन पहले, बजट आने के ठीक एक दिन पहले बजट आने के ठीक एक दिन पहले क्या किया जाता है, देश का आर्थिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। सदन में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत तो वित्त मंत्री करता है, ठीक है, वित्त मंत्री करता है, लेकिन इसको जो तैयार करता है वो कौन, वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो देश का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वे होता है, वो कौन तैयार करता है, वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार की निगरानी में, नेतृत्व में आर्थिक सर्वे तैयार किया जाता है। ठीक है, और आम बजट के ठीक एक दिन
पहले ये प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इसे चाहें तो नोट कर लें क्या कि आर्थिक सर्वे हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है और इसे प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, लेकिन इसे तैयार करता है कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा आर्थिक सर्वे तैयार किया जाता है। आम बजट के एक दिन पहले इसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस इकोनॉमिक सर्वे में अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े दिए जाते हैं। तो पूरे अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी आंकड़े इस आर्थिक सर्वे में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले दो और एक कॉन्सेप्ट है, उसे आप ध्यान रखेंगे। बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा क्या होता है? तो बजट घाटा क्या है? सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या बोलते हैं? बजट घाटा। तो इसे आप नोट करेंगे, बजट घाटा। बजट घाटा, बजट घाटा सरकार की कुल व्यय और प्राप्तियों के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। तो जब व्यय ज्यादा हो और आय कम हो तो क्या होगा? बजट घाटा होगा। और अगर व्यय कम हो और आय ज्यादा हो तब क्या होगा? तब सरप्लस बजट होगा। ठीक, बात करें अगर राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार की कुल व्यय व कुल प्राप्तियां जिसमें से उधार को छोड़ दिया जाए, उधार प्राप्तियों को छोड़कर इसके अंतर को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। तो इसे भी आप नोट करेंगे, नोट करिए, राजकोषीय घाटा। सरकार की कुल व्यय व कुल प्राप्तियों, सरकार की कुल व्यय व कुल प्राप्तियों जिसमें से उधार प्राप्तियों को छोड़ दिया जाए, उधार प्राप्तियों को छोड़ दिया जाए के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो बजट घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है? राजकोषीय घाटा निकालने के लिए सरकार की प्राप्तियों में से उधार प्राप्तियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उधार प्राप्ति को निकाल दिया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके करंट फैक्ट की तरफ। ये तो बात हुई किसकी? अब हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22। तो बजट 2021-22 में एक नवाचार किया गया और नवाचार क्या था कि सबसे पहली बार, इसके पहले तो चमड़े के बैग में बजट आता था, लेकिन जब से श्रीमती निर्मला सीतारमण आई हैं तब से इन्होंने एक लाल रंग के बही खाते जैसा एक पेपर में लपेट करके, एक कपड़े में लपेट करके क्या ले आती हैं सदन में। लेकिन इस बार पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट का मतलब इसमें दस्तावेज फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है और एक टैबलेट में। देखिए ये फीचर से आपको पता चल रहा है कि ये एक जो लाल रंग का थैला है उसमें एक टैबलेट है। तो ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपरलेस बजट आया है। ठीक है, चलिए, और अगर बजट के थीम की बात करें, 2021-22 बजट के थीम की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत और नेशन फर्स्ट का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत और नेशन फर्स्ट का संकल्प। तो 2021-22 का जो क्या रहा, थीम रहा, वो आत्मनिर्भर भारत पूरा फोकस था और नेशन फर्स्ट का संकल्प। तो पेपरलेस बजट ये नई बात है। और दूसरा आत्मनिर्भर भारत और नेशन फर्स्ट संकल्प, ये इस बजट का थीम रहा। ठीक, 1 फरवरी 2021 को सदन में प्रस्तुत किया। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि 6 प्रमुख विशेषताएं या बजट 2021-22 के 6 प्रमुख स्तंभ कौन हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, किस पर फोकस है ये बजट। स्वास्थ्य और कल्याण पर, देखिए स्वास्थ्य और कल्याण पर, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना पर, समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और नवोन्मेष और शोध एवं विकास। छठवां, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो ये बजट भाषण में ये 6 पिलर बताए गए इस साल के बजट में, 2021-22 के बजट में। ठीक,
चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जो बजट आया है उसमें अगर बजट के आकार की बात करें तो 2021-22 में जो बजट का आकार है वो कितना है, 34.83 लाख करोड़। 34.83 लाख करोड़ सरकार कितना खर्च करेगी, 34.83 लाख करोड़। इतना बड़ा बजट है हमारा, ठीक है, अर्थात सरकार खर्च इतना करेगी। अगर हम लोग राजकोषीय घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये डेटा आप लिख लेंगे, नोट करेंगे कि बजट का आकार 34.83 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, माने सरकार क्या दिखा रही कि हम इतना खर्च करेंगे। ठीक, बात करें राजकोषीय घाटे की तो बताया गया है कि बजट अनुमान, बजट 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा बताया गया है वो 6.8%, तो जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। अगर देखा जाए तो करेंट ईयर माने 2020-21 में जो अनुमान था उससे काफ़ी ज़्यादा आया, क्योंकि बीच में कोरोना आ जाने की वजह से 9.5 क्या माना गया है कि अभी तो मार्च तक के आंकड़े हैं, जब फाइनल मार्च में फाइनल आंकड़े आ जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के, माना गया है कि 9.5% तक क्या रह सकता है, राजकोषीय घाटा रह सकता है, माने 10% के आसपास राजकोषीय घाटा 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें रहने का अनुमान है। और जो बजट सत्र आने वाला है 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% का अनुमान है। तो 2021-22 दरअसल 2014-15 में सरकार ने क्या गोल तय किया था, सरकार ने लक्ष्य तय किया था। 2014-15 में सरकार ने राजकोषीय घाटा को 3% से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया था, जो मुश्किल दिख रहा है। कोरोना काल में सब इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा, सब कुछ ठप हुआ, लॉकडाउन हुआ और फिर से रिकवरी। तो ये जो 3% से नीचे लाने का टारगेट था अब उसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, 2025-26। तो वर्ष 2025-26, तो इसे आप याद रखेंगे, नोट करेंगे। ये फैक्ट्स ऐसे हैं जहां तो 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान है, 6.8% राजकोषीय घाटा का अनुमान है। 2020-21 जो बजट सत्र चल रहा है उसमें लगभग 10% तक अर्थात 9.5% तक बजट का अनुमान है राजकोषीय घाटे का। इस साल का जो बजट है उसमें 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 2014-15 में जो 3% से नीचे राजकोषीय घाटे का जो एक टारगेट सेट किया गया था, लक्ष्य तय किया गया था, अब उसको बढ़ाकर कब तक के लिए, 2025, अर्थात इसको हम लोग अब कब अचीव करेंगे, 2025-26 में। ठीक, चलिए इसे आप नोट करेंगे इन आंकड़ों को। जहां बहुत बड़े और करोड़ों पे आंकड़े होंगे उसे बहुत आंकड़े नोट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप समझेंगे और बहुत एग्जैक्ट आंकड़े पर भी बहुत ज़्यादा जहां परसेंटेज है और जहां आंकड़े की बात है वहां हम बताते चलेंगे। कौन सी बातें नोट करनी है उसे भी हम बताते चलेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि जीडीपी में हिस्सेदारी, क्या बात किया जाए कि भाई हमारी जीडीपी में किस सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है, तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको हम लोग 3 सेक्टर में बांटते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कृषि, उत्खनन, मत्स्यन ये सब कहाँ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं, उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा उत्पादन इकाइयां। और तृतीयक सेक्टर में सेवा क्षेत्र। तो कई बार से जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड इस बार भी है और 55% हिस्सेदारी के साथ 55% हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा बना हुआ है और फिर द्वितीयक सेक्टर का और सबसे कम प्राथमिक सेक्टर का। तो इस साल भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है जीडीपी में और फिर द्वितीयक सेक्टर का है और सबसे बाद में सबसे कम हिस्सेदारी प्राथमिक सेक्टर अर्थात कृषि क्षेत्र की है। ठीक, तो ये तो बात हुई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 3 क्षेत्र, कौन सी चीज़ें किस में आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार
सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है। तो इस साल के जो बजट आंकड़े आए हैं उसमें अगर हम लोग देखें कि सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है, अगर बात किया जाए कि सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है कहां से, माने सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है, और अगर देखा जाए जाता है माने सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो ऋण से, कहाँ से सरकार दिखा रही है, ऋण से। लगभग 36% इनकम हमारी कहाँ से हो रही है, ऋण से। तो माने जितनी भी खर्च है उसमें 36% माने ऋण बढ़ा हुआ है। और उसके बाद जीएसटी और फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी से जो कलेक्शन होता है और फिर इनकम टैक्स माने प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स आयकर। तो जीएसटी में देखें तो 15% और 14%, जीएसटी में कलेक्शन पूरे आय का 15% और यहाँ इससे हम लोग प्राप्त करते हैं 14%। तो इसके नीचे बहुत से आंकड़े हैं लेकिन कम से कम 3 आंकड़े आप ध्यान रखेंगे। सरकार को सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ से प्राप्ति हो रही है, ऋण से, और इस बजट में जीएसटी से कलेक्शन 15% और आईटी से 14%। ठीक, अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो जाएगा, ब्याज पर, है ना। जो ऋण लेते हैं तो उसकी ब्याज अदायगी करनी पड़ेगी। तो सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है, ब्याज भुगतान में। टोटल 20% कितना चला जाता है, 20% ब्याज भुगतान में जाता है। और फिर अगर देखा जाए तो राज्यों का हिस्सा, जो राज्यों को जाता है, राज्यों का हिस्सा है। ठीक, दूसरा खर्चा सबसे बड़ा है राज्यों का हिस्सा। तो राज्यों को जो दिया जाता है, राज्यों का हिस्सा, वो खर्च होता है। ठीक है, इसे आप नोट करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, राज्यों का हिस्सा। और फिर तीसरा सबसे बड़ा जो खर्च है वो जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। ठीक, 16% खर्चा तो हमारा कहाँ हो जाता है, यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है केंद्रीय योजनाओं में, केंद्रीय योजनाओं में। ठीक, लगभग 14% का खर्चा। तो कम से कम इतना 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे ज़्यादा ऋण से हमको मिल रहा है, जीएसटी में दूसरा कलेक्शन 15% तक, आईटी से माने इनकम टैक्स से हम 14% तक, लेकिन ब्याज भुगतान में करीब 20% सबसे ज़्यादा हमारा खर्च हो जा रहा है। राज्यों को जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करती है, राज्यों का हिस्सा वो 16% और केंद्रीय योजनाओं में 14% पैसा खर्च हो जाता है। ठीक, तो ये पैसा आता है और पैसा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इनकम और सबसे ज़्यादा खर्च, एक ऐसा आंकड़ा आपको मेंटेन रखना होता है और इसे आप हमेशा मेंटेन रखेंगे, जिससे कभी भी प्रश्न आए तो आप बेहतर तरीके से उसका उत्तर दे पाएं। ठीक, तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे। और 2 ठीक खबर है सरकार के लिए, संतोषजनक है। एक कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या देश में बढ़ी है। तो इसमें आंकड़े क्या बता रहे हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लेटेस्ट में बढ़ी है। इसके पहले 3.25 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है करीब 6.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। तो टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स जमा करना नहीं, टैक्स रिटर्न फाइल करना। टैक्स रिटर्न फाइल करने में टैक्स जमा करना जरूरी नहीं होता है, जो लोग टैक्स के दायरे में आएंगे टैक्स उन्हीं को जमा करना होता है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि 6.5 करोड़, लगभग जस्ट डबल लोगों ने क्या किया है, टैक्स रिटर्न फाइल किया है। और दूसरी खास बात है कि जनवरी 2021 में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो ये भी सरकार के लिए एक सुखद बात होती है। ठीक, अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो बजट है, ये पूरा का पूरा जो बजट है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस है। और इस पूरे बजट में सरकार की जो सबसे बड़ी स्कीम है वो है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। क्या है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ठीक, तो इस आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में सरकार 6 सालों में 64,180 करोड़, 64,000 कितना अलॉटमेंट है, 64,180 करोड़ रुपया 6 सालों में खर्च करेगी। कितने सालों में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कितना बजट अलॉट किया है, 6 सालों में 64,180 करोड़
केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं में केंद्र सरकार खर्च करेगी। कोविड-19 के टीके के लिए अलग से 35,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के टीके के लिए। तो कोविड-19 का एक टीका शुरू हो गया है और 2 और टीकों पर क्या जारी है, सफल प्रयोग जारी है और जल्दी ही वो मार्केट में आ जाएंगी। तो कोविड-19 के टीकाकरण शुरू हुआ है, उससे स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही और कोविड-19 से लड़ने में हमको मदद मिलेगी और सबसे बड़ा बूस्ट जो मिलेगा वो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। ठीक, तो याद रहे। अब इसके माध्यम से क्या करेंगे, इतना जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें देश के हर जिले में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब स्थापित करने का प्लान है। सरकार आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में देश के हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स स्थापित किए जाएंगे। हम लोगों ने क्या देखा, कोविड-19 के दौर में सबसे बड़ी समस्या किस बात की थी कि हर जिलों में हमारे पास लैब नहीं थी, तो टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 1700 ग्रामीण और 1100 अर्बन, 1700 ग्रामीण 17,000 ग्रामीण और 11,000 अर्बन माने नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन जो अभी केवल 5 स्टेट में दिए जा रहे थे, इसको बढ़ाकर दायरे को पूरे देश में, और जिससे अनुमान है कि करीब 50,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी केवल 5 राज्यों में दी जा रही थी, अब इसको बढ़ा करके इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सभी देश के राज्यों में इसे दिया जाएगा। ठीक, नर्सिंग और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट किया जाएगा, कानून बना करके इनके लिए जो नर्सिंग में काम कर रहे हैं और जो एलाइड हेल्थ केयर हैं माने पैरा मेडिकल क्षेत्र हैं, उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कानून बनाने का प्रावधान आया है। इसके अलावा 2 प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नोट करेंगे आप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान, इन दोनों को समायोजित करके मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0, तो एक नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। इसको कहां किसके जगह पर शुरुआत करेंगे, 2 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसको और पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज करके इसके स्थान पर अब मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, न्यूमोकोकल वैक्सीन को 5 राज्यों से बढ़ाकर अब भारत के सभी राज्यों में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये जो बजट है, पिछले बजट से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकरीबन 137% बजट अलॉटमेंट में वृद्धि की गई है। तो वर्तमान बजट में कुल कितनी वृद्धि, पिछले बजट से 137% की वृद्धि की गई है। ठीक, तो 137% की वृद्धि की गई है इस साल के बजट में। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन में ये नई घोषणाएं की गई हैं और ये पूरा का पूरा इस बार का बजट फोकस है किस पर, स्वास्थ्य पर। सबसे ज़्यादा जो बजट अलॉटमेंट है वो स्वास्थ्य पर है। तो उसके पीछे कारण है कोविड-19 के कारण पहली बार ये एक समस्या देखी गई और उस पर पूरा सरकार ने फोकस किया है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन के स्थान पर नगरीय स्वच्छ भारत मिशन, किसकी शुरुआत कर रहे हैं, नगरीय स्वच्छ भारत मिशन। ठीक, तो इस बार के बजट में क्या घोषणा की गई है, स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी, उसके स्थान पर नगरीय स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध किया जा रहा है, अलॉटमेंट है नगरीय स्वच्छ भारत मिशन, और ये अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। कितने,
5 वर्षों में। तो इतने बड़े बड़े आंकड़ों को लेकर के आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। याद रहे नई स्कीम क्या है, नगरीय स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसके अलावा स्वच्छता पर और आगे बढ़ें तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है शहरी क्षेत्रों में। तो प्रदूषण को लेकर के क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करीब 42 अर्बन सेंटर को विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए, कितना 2200 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। किसके लिए 2200 करोड़ रुपए, क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक। तो क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए, करीब 42 अर्बन सेंटर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अगर आगे बढ़ें तो पर्यावरण के फील्ड में एक वाहन फिटनेस प्रोग्राम आया है। क्या घोषणा की गई है, वाहन फिटनेस प्रोग्राम, ठीक। तो आप नोट करेंगे ये नई चीज है, क्या है, वाहन फिटनेस प्रोग्राम। तो वाहन फिटनेस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर निजी वाहन है तो यहाँ थोड़ा सा फोकस रहेगा, याद रहेगा, रखना है निजी वाहन और कॉमर्शियल वाहन, दोनों के लिए जो ड्यूरेशन है वो अलग है। तो जो निजी वाहन हैं उनके लिए 20 वर्ष का समय है और जो कॉमर्शियल वाहन हैं उनके लिए 15 वर्ष। तो अब सभी निजी वाहनों को 20 वर्ष और कॉमर्शियल वाहन को 15 वर्ष के बाद एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में ले जाना होगा, जहां से फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो निजी वाहनों के लिए क्या समय है, 20 वर्ष, याद रहे, और कॉमर्शियल वाहनों के लिए ये ड्यूरेशन जो तय किया गया है वो 15 वर्ष का है, ठीक। इसके अलावा अभी हम लोग जानते हैं कि हमारी गाड़ियां पुरानी हो जाएं तो या तो बेच देंगे या तो उसे हम स्क्रैप माने तोड़ देते हैं कबाड़ में। तो इसके लिए कोई फायदा हमको नहीं मिलता था, माने कोई ऐसी स्कीम नहीं थी। सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्वतः स्क्रैप स्कीम लाई है। क्या है, स्वतः स्क्रैप स्कीम, स्वतः स्क्रैप स्कीम, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियों को यदि आप स्क्रैप करते हैं, तोड़ते हैं, समाप्त करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा कुछ इंटेंसिव माने कुछ पेमेंट भी किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। एक पहली बार ये नई घोषणा की गई है और ये है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ठीक। एक जो नई घोषणा है वो ये है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसे आप नोट करेंगे। ये ऐसा पहली बार है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसके अंतर्गत ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन बनाया जाएगा। क्या करेंगे, ग्रीन पावर सोर्सेज से, ग्रीन पावर सोर्स से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, ठीक। तो ग्रीन शब्द पर्यावरण के क्षेत्र में जहां लगा रहे, आप जान लीजिए कि जहां भी ग्रीन शब्द लगा रहे उसका मतलब है कि वह पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण को हानिकारक नहीं है, पर्यावरण अनुकूल प्रावधान है। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, इसके अंतर्गत ग्रीन पावर सोर्सेज से हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। हाइड्रोजन जीरो कार्बन ईंधन है, ये भविष्य का ईंधन माना जाता है और ये क्लीन एनर्जी का बड़ा की स्रोत है, माने बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है क्लीन एनर्जी का, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस बजट में सरकार ने घोषणा की और उसने बताया कि ये जो लॉकडाउन, हम जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन लगा, तो जो कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन लगा, सरकार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसने 27.1 लाख करोड़ रुपए अपनी इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए डाले। कितना पैसा, 27.1 लाख करोड़ रुपया सरकार का कहना है
कि उसने लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी में बारी बारी से अलग अलग सेक्टर में बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमी चलती रहे इसके लिए ऐसा डाला। जो जीडीपी का सरकार का कहना है कि हमारी अपनी जीडीपी का कितने बराबर 13% तक था, कितना 13% अमाउंट सरकार ने डाला है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में और सोशल सेक्टर में, गवर्नेंस रिफॉर्म में, जो माइग्रेंट थे उन सब के लिए, तो इतनी व्यवस्था उसने की है। और लॉकडाउन के सरकार ने बताया और सरकार ने किया भी था। हम लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन लागू होने के 48 आवर के अंदर, 48 घंटे के अंदर सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ किया था। क्या शुरू किया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक, अगर देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है, तो 2019 में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत हुई थी। एक प्रोग्राम शुरू किया था सरकार ने 2019 में ही, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सरकार और बेहतर कदम उठा रही है और उसने बताया है कि पूंजीगत व्यय में वो और तेज वृद्धि करेगी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, उसमें और तेजी से वृद्धि लाने के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। कितना? 5.54 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार निवेश करेगी, सरकार खर्च करेगी, है ना। तो काफ़ी खर्चे वाला बजट है। वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे में बात करें तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है, ये जून 2022 तक प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा था, पैसा लग ही रहा था, तो कब तक? जून 2022 तक सरकार ने घोषणा की है कि ये दोनों कॉरिडोर हमारे चल पड़ेंगे। तो कौन? याद रहे, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर को शुरू होने की तारीख जो दी गई है वो जून 2022 से। रेलवे में 2023 तक का टारगेट है। कब तक का? दिसंबर 2023 तक टारगेट है कि जो इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज लाइन है उसका 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। तो ब्रॉड गेज लाइन के 100% इंडियन रेलवे में विद्युतीकरण की तारीख क्या बताई गई है? बताई गई है दिसंबर 2023 तक, और जून 2022 तक हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर क्या कर दिए जाएंगे? मेंटेन कर दिए जाएंगे और चालू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अब तक का रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। इंडियन रेलवे को कितना पैसा अलॉट किया गया है? इंडियन रेलवे को 1 लाख, इस बजट में 2021-22 में इंडियन रेलवे को 1,10,000 करोड़ रुपया। दिसंबर 2022 तक इंडियन रेलवे का टारगेट है कि वो क्या करेगी? अपने सभी जो ब्रॉड गेज लाइन है 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। जून 2022 तक रेलवे के 2 कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये दोनों के दोनों शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल योजना 2030, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की घोषणा की गई है, जिसमें भविष्य के लिए रेल व्यवस्था को तैयार करने पर बात की गई है। ठीक, ये तो जानकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या चेंजेज किए गए हैं और किस प्रकार से उसे और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पैसे का इंतजाम किया है, जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और बेहतर काम और तेजी से काम हो सके। ठीक, अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर में, तो एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा सुधार आया है। मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आएंगी। क्या घोषणा की गई है कि अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली को प्रदान करने वाली कंपनियां हैं वो केवल एक हैं, तो वो आई, लगा दिया मीटर और जो बिल आया वो लेना पड़ेगा। अब तो क्या है, मल्टीपल कंपनियां होंगी। पावर को, बिजली को सप्लाई के लिए एक कोई कंपनी नहीं होगी, कई कंपनियां होंगी, तो थोड़ी प्रतियोगिता होगी। इससे फाइनली फायदा किसको होगा? उपभोक्ताओं को होगा। ठीक, तो कंपनियां जो मनमाना करती हैं
वो मनमाना नहीं कर पाएंगी। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, किसमें? बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में इस बजट में 2021-22 में क्या कुछ नया हुआ है, तो याद रहे कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन का प्रस्ताव, सरकार ने क्या डिक्लेयर किया है कि इंश्योरेंस एक्ट जो कब का है, 1938 का है, इसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन करके इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो अभी तक केवल 49% तक अलाउ था उसको बढ़ाकर 74% तक किया जाएगा। कितना प्रावधान किया गया है कि भाई 49 से बढ़ाकर 74% तक किए जाने के प्रावधान है। ठीक, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया जाएगा जिसमें एफडीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को कहां से कहां तक बढ़ाने का प्रावधान है, 49 से इंक्रीज करके 71% तक, माने विदेशी पूंजी कहां तक जा सकती है, 74% तक, माने स्वामित्व भी कहां तक जा सकता है, स्वामित्व विदेशी पूंजी में जा सकता है, विदेशी हाथों में। बैंकों में अभी तक क्या था कि 1 लाख रुपए तक बैंकों में जमा धन इंश्योर्ड होता था। अगर बैंक समाप्त होती है, बैंक खत्म होती है, तो दिवालिया होती है, तो 1 लाख रुपए तक रिटर्न मिलता था। जैसे आप मान लेते हैं 5 लाख जमा किए हैं तो 1 लाख रुपए, लेकिन अब क्या है, अब इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। तो इसमें थोड़ा विश्वास, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बैंकों के प्रति। ठीक, तो बैंक में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए तक का धन क्या होगा, 1 से 5 लाख तक, कितना, 5 लाख तक इंश्योर्ड रहेगा, इसका इंश्योरेंस बना रहेगा। इसके अलावा सरकार ने एक बताया है कि सेबी एक्ट, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और डिपॉजिटरी एक्ट, ये जो एक्ट हैं, ढेर सारे कानून हैं। कौन कौन? सेबी एक्ट, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और डिपॉजिटरी अधिनियम। इन सब कानूनों को इकट्ठा करके एक सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाया जाएगा। सिक्योरिटीज मार्केट कोड का कॉन्सेप्ट आया है, सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे, नोट करिए कि सेबी एक्ट, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और डिपॉजिटरी एक्ट, इन सबको समायोजित करके सिक्योरिटीज मार्केट कोड स्थापित किया जाएगा। सिक्योरिटीज मार्केट कोड स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एक सरफेसी एक्ट 2002 में बनाया गया था। इसमें जो बैंक डिफॉल्टर होते हैं, जो लोन लेने के बाद डिफॉल्टर्स होते हैं, जिससे बैंकों को काफ़ी नुकसान होता है, चूना लगता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो अभी तक ये था कि कम से कम 50 लाख रुपया, उससे ऊपर 50 लाख या उससे ऊपर के लोन पर के ही रिकवरी के प्रावधान थे। किसके अंतर्गत? सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन सरफेसी एक्ट में संशोधन किया गया है, अब 50 लाख के बजाय 20 लाख रुपए, कितना, 20 लाख या उससे अधिक का अगर ऋण है और उसमें डिफॉल्ट होता है, फ्रॉड होता है, तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली किया जा सकेगा। तो पहले क्या प्रावधान था? सरफेसी एक्ट 2002 में बनाया गया था, दिवालिया कानून है ये, वो है जो लोग बैंक से धन लेकर के डिफॉल्ट कर जाते हैं, बैंक से लोन लेकर के डिफॉल्ट कर जाते हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए और उनसे वसूली हो सके उसके लिए प्रावधान है। तो सरफेसी एक्ट 2002 में इस बार संशोधन के प्रस्ताव आए हैं इस बजट में, और 50 लाख के बजाय क्या अमाउंट तय किया गया है? 20 लाख या उससे अधिक के ऋण की भी वसूली अब सरफेसी एक्ट के अंतर्गत हो सकेगी। काफी टफ कानून है और इसके अंतर्गत काफी सख्ती से जो डिफॉल्टर होता है उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। तो सरफेसी एक्ट में ये चेंज है, 50 लाख के बजाय अब 20 लाख रुपए में ही, 20 लाख रुपए के ऋण में ही डिफॉल्ट अगर होता है तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत क्या हो सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। अगर विनिवेश की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, विनिवेश की बात करें,
तो सरकार विनिवेश द्वारा पूंजी इकट्ठा करती है, कैपिटल धन इकट्ठा करती है। तो इस बार कितना 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। विनिवेश के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए सरकार कहाँ से जुटाएगी? विनिवेश के माध्यम से। और विनिवेश में LIC के IPO की बात की जा रही है कि LIC का IPO आएगा, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक आने की संभावना है। इसके अलावा एयर इंडिया, IDBI बैंक और BPCL, क्या चांसेस हैं कि एयर इंडिया, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और IDBI बैंक, इन तीनों के बारे में क्या है प्रावधान कि इन तीनों का स्ट्रेटजिक सेल क्या किया जाएगा? स्ट्रेटजिक सेल किया जाएगा, माने विक्रय किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पूरी तरह से विक्रय हो जाता है, पूरी तरह से विक्रय। तो सरकार पूरी तरह से इसे इन माध्यम से क्या करेगी? पूंजी इकट्ठा करेगी, उसके जो खर्चे हैं उसकी आपूर्ति का एक जरिया ये भी है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो LIC के IPO के चांसेस हैं। एयर इंडिया, BPCL और IDBI को बेचेंगे, स्ट्रेटजिक सेल कह रहे हैं। और स्ट्रेटजिक सेल की एक नई पॉलिसी बताया गया है कि स्ट्रेटजिक सेल की एक स्पष्ट नीति बनेगी, पॉलिसी बनेगी, और जिससे समय के साथ चरणबद्ध तरीके से जो सरकारी कंपनीज हैं उनका विनिवेश किया जाएगा। ठीक, तो ये तो था डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, विनिवेश की बात करें तो उसमें ये प्रावधान था। कंपनी एक्ट में भी संशोधन की बात कही गई है इस बजट में। तो अभी हमारे यहाँ जो कंपनी एक्ट लागू है वो 2013 का है। तो कंपनी एक्ट किस वर्ष का है? 2013 का है। तो किस कानून में संशोधन की बात कही गई है? कंपनी एक्ट में संशोधन की बात कही गई है। ठीक, तो क्या कहा गया है कि कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन करके जो स्मॉल कंपनीज हैं, कौन सी? स्मॉल कंपनीज की परिभाषा बदली जाएगी। ठीक है, लघु उद्योग की परिभाषा जो कंपनी में है उसको बदला जाएगा, लघु उद्योग की परिभाषा बदली जाएगी, डिफिनेशन में परिवर्तन किया जाएगा। तो अब जो परिवर्तन किया जा रहा है उससे क्या चांसेज हैं? लगभग भारत की 2 लाख स्मॉल कंपनीज को फायदा हो सकता है। अब वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी इस संशोधन के बाद जिसकी जो पेडअप पूंजी है, कैपिटल है, पूंजी है 2 करोड़ रुपए तक, और जिसका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपए तक है। तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि वो स्मॉल कंपनीज हैं। इसके दायरे में लगभग 2 लाख कंपनीज आएंगी। और इससे फायदा क्या होगा कि कंपनीज को तमाम कानूनों से क्या होगा? बचाव होगा। तमाम कानूनों का जो पालन करना होता है उससे बचाव मिलेगा और इससे काफ़ी उनको बूस्ट मिलेगा। ठीक, और एक कंपनी सेक्टर में ही एक नया कॉन्सेप्ट आया है OPCs। OPC का पूरा नाम है वन पर्सन कंपनी, एकल कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो OPCs कॉन्सेप्ट जो आया है उसमें वन पर्सन कंपनी। इसके अंतर्गत क्या है कि एक आदमी अकेले अपने नाम से कंपनी खोल सकता है और चला सकता है। ठीक, तो इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और बहुत से लोग कंपनी खोलेंगे और आगे आएंगे, लोगों को रोजगार होगा। तो OPC का नया कॉन्सेप्ट आया है, एक व्यक्ति। इसमें ऐसा नहीं है कि एक CEO हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, इतनी फॉर्मेलिटीज हो तभी कंपनी खोल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसमें खास बात है कि कोई NRI भी अलाउ है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो विदेश प्रवास में हो वो भी OPC खोल सकता है। माने वो अगर कोई विदेश में रह रहा भारतीय मूल का व्यक्ति भारत में क्या करना चाहे, कंपनी खोलना चाहे, तो वो भी OPC खोल सकता है। माने अकेले वो आए और एक कंपनी अपने नाम पर चला सकता है। ठीक है, बात करें अगर आयकर स्लैब की, तो इस बार आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पिछले वाला जैसा ही है। आयकर स्लैब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक थोड़ा रिलीफ दी गई है। और वो रिलीफ कहाँ दी गई है? अगर कोई व्यक्ति है जो 75
साल से ऊपर का है या पेंशन भोगी है तो उसे अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे रिलीफ मिला है। 75 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा आयकर में रिलीफ मिला है। बैंक या जहां जिस संस्थान से उन्हें पेंशन या कोई ब्याज से इनकम मिल रही है तो वो उन्हीं सोर्स से ही क्या कर देंगे, प्रावधान है कि वो इनकम टैक्स माने डिडक्ट करेंगे, रिटर्न अपना फाइल करेंगे। तो इनको क्या नहीं करना है, रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार के बजट में आयकर के स्लैब में कोई ऐसा बड़ा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो पिछला पूरा स्लैब है, इसमें कोई नया नहीं है। ठीक, चलिए देखा जाए रक्षा बजट में इस बार कोई ऐसी खास वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि पूरा फोकस इस साल बजट में किस पर रहा है, इस साल के बजट में पूरा फोकस स्वास्थ्य पर रहा है। ठीक, तो रक्षा बजट में बहुत हल्की वृद्धि हुई है और लगभग 4000 रक्षा बजट में बहुत ही हल्की वृद्धि इस बार हुई है। और रक्षा क्षेत्र को देखा जाए तो करीब 4,78,000 कितना 4,78,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो रक्षा बजट का कितना अमाउंट है, 4,78,000 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट से मामूली वृद्धि है। तो इस बार रक्षा बजट में थोड़ा सा कोताही करी गई है। उसके पीछे कारण है कि पूरा फोकस किधर है सरकार का, पूरा फोकस स्वास्थ्य की ओर है। तो अगर आपसे रक्षा बजट में अलॉटमेंट तो याद रहे 4,78,000 करोड़ रुपए। ठीक, एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आया है जिसकी शुरुआत पिछले बजट में ही की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में अभी तक केवल 3 फसलें आती थी। क्या क्या, टमाटर, प्याज और आलू। टमाटर, प्याज और आलू, ये पिछले बजट की स्कीम थी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। अब की बार ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 3 से बढ़ाकर 22 फसलों को इस दायरे में रखा गया है। तो इसके पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पिछले बजट सत्र में शुरू किया गया था, जिसमें कुल केवल 3 फसलें आती थी, टमाटर, प्याज और आलू कवर होता था। अब इस बार 22 फसलें, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 22 फसलें कर दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं कि क्या और कोई नई स्कीम, नई घोषणा इस साल के बजट में की गई हैं। ठीक, तो अगर और आगे चलें और लेटेस्ट देखा जाए तो उसमें मत्स्यन के विकास के लिए देश में व्यवस्था की गई है। तो 5 जगहों पर, पूरे देश में 5 जगहों पर, कहाँ कहाँ, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप। चेन्नई, कोच्चि, पारादीप। ठीक है, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे पारादीप किस राज्य में है। पेतुआ घाट, पेतुआ घाट और विशाखापट्टनम। तो 1 2 3 4 5, इन 5 जगहों पर क्या होगा, फिशरीज हार्बर बनाए जाएंगे। मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर हालात सुधारने के लिए यहाँ पर मत्स्यन हार्बर बनाए जाएंगे। तो ये हब होगा जहाँ से मत्स्यन और बेहतर हो सके, मत्स्य का निर्यात और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो मत्स्यन के क्षेत्र में विकास के लिए भारत में 5 जगहों पर, कहाँ कहाँ, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, ये नाम आप नोट करेंगे। चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेतुआ घाट, विशाखापट्टनम। कहाँ कहाँ, मत्स्यन को और बेहतर विकास के लिए मत्स्यन हार्बर की घोषणा कहाँ कहाँ की जा रही है, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेतुआ और विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये 5 स्थान हैं जहां पर मत्स्यन के क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए और बेहतर विकास हो सके, फिशरीज के क्षेत्र में और बेहतर डेवलपमेंट हो सके, इन 5 जगहों पर मत्स्यन हार्बर की स्थापना के प्रावधान हैं। अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रावधान है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं कि 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार के प्रावधान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रावधान है
कि देश भर के 15,000 स्कूलों में और गुणवत्ता सुधारी जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, देश में क्या घोषणा की गई है। और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो महत्वपूर्ण घोषणाओं में ये है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। ठीक, तो लेह हम लोग जानते हैं कि लद्दाख में है और लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, 15,000 देश के 15,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता के दृश्य में और सुधार किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि साइंस के फील्ड में क्या कोई घोषणा हुई है, तो साइंस के फील्ड में सबसे बड़ी घोषणा यह है कि एक डीप ओशियन मिशन, क्या घोषित किया गया है? डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन। ठीक, तो डीप ओशियन माने गहरे समुद्र। डीप ओशियन मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे। कितने? 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 5 साल में। और इसके अंतर्गत डीप ओशियन में जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, इस धन का जो उपयोग होगा डीप गहरे समुद्र में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक, तो साइंस के फील्ड में एक बड़ी उद्घोषणा यह है कि डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की गई है और 4,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से जो गहरे समुद्र में जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाएगा। और दूसरा, गगनयान के बारे में बताया गया है। गगनयान के बारे में बताया गया है कि इस साल गगनयान दिसंबर 2021 तक, कब तक? दिसंबर 2021 तक गगनयान के बारे में बताया गया है कि पहली मानव रहित उड़ान होगी, बिना मानव के पहली उड़ान दिसंबर 2021 में होगी। ठीक है, इसके अलावा एक टेक्सटाइल फील्ड में एक बड़ी घोषणा की गई है मित्र योजना की। टेक्सटाइल फील्ड में एक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। टेक्सटाइल फील्ड में एक मित्र योजना, और मित्र स्कीम का पूरा नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक, मित्र स्कीम में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क ये पूरा है। इसमें 3 साल में पूरे देश में 3 वर्ष में कुल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसे याद रखेंगे, 3 सालों में कुल देश में कितने? 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे मित्र योजना के अंतर्गत। और हम लोग जानते हैं कि इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना। तो बांग्लादेश में काफ़ी इसके बारे में सफलता मिली है इस फील्ड में, तो उससे भी हम लोग प्रेरित हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो, टेक्सटाइल फील्ड में निर्यात और बढ़े, और निर्यात बढ़ेगा तो रोजगार सृजन की भी काफ़ी बड़ी संभावना है। हम जानते हैं टेक्सटाइल क्षेत्र में हम शुरू से ही, प्राचीन काल से ही काफ़ी बेहतर स्थिति भारत की रही है, और ये हमारा सबसे प्राचीन उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग है, और सबसे ज़्यादा क्या देता है? रोजगार देता है। और ये द्वितीय क्षेत्र, कहाँ का? द्वितीय क्षेत्र में आता है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये खास घोषणाएं थी। हम लोगों ने देखा बजट 2021-22 में जो नई स्कीमें आई थी उसके बारे में, किस सेक्टर में, किस खास सेक्टर में कितना अलॉटमेंट है। बहुत बड़े बड़े आंकड़ों में नहीं फंसना है। राजकोषीय घाटा क्या अनुमानित है, बजट दस्तावेज क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत इसे पारित किया जाता है,
ठीक, अर्थात बजट को इकोनॉमी समझते हुए हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा। और ये जो बजट है उसका स्टैटिक पोर्शन क्या होता है और किस प्रकार से नई स्कीमों और आंकड़ों पर ध्यान रखा जाता है। आर्थिक सर्वे क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कौन करता है, कब प्रस्तुत किया जाता है, बजट सदन में कब प्रस्तुत किया जाता है और इस बार के बजट में क्या नया रहा और भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है और कौन सा उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया। तो ये बजट के आंकड़े थे और आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी और आपने बेहतर नोट्स प्रिपेयर किया हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट का, वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस सेट का लिंक है, जिससे आप इस वीडियो पर आधारित अर्थात बजट 2021-22 से संभावित प्रश्न जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हो सकते हैं उसका एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर जाकर के आप इसके क्वेश्चंस हल कर सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं और एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में फाइनली जाने से पहले एक प्रैक्टिस करें और एग्जाम में फाइनली बेहतर करें। ठीक, तो ये आज का ये बजट है। शेयर करना ना भूलिएगा सेशन को और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आप और क्या और सुधार की संभावना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तो अब हमें दीजिए इजाजत, फिर जल्दी ही हम लोग किसी खास कॉन्सेप्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।